हेलो गाइस, नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेफ्राइटिक है आइट लास्ट में। आइट एंटीजन एंटीबॉडी बना, कुछ नया बना तो आप खुश हो रहे हैं। बना तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना तो एक्टिव, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस करा दिया। एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स जब भी बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट, इससे क्या होगा कि बना है किडनी ग्लोमेरुलस में तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फूला, प्रेशर क्रिएट नहीं तो जीएफआर कम यूरिन। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, फूल गया तो जिस प्रेशर से होता था वो तो होगा ना, तो जीएफआर कम होने से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम है। 180 ml पर डे होता था, पर मिनट होता था, 180 लीटर पर डे। ठीक है, तो इस टाइप से था ना, तो 180 लीटर पर आवर था। तो वो बच के कितना रह जाता है वो देख लेना। तो ओलिगो यूरिया हो गया, उतना कम हो गया उससे। तो और फिर जीएफआर कम होने से रास भी कम हो गया, मतलब रास एक्टिवेट हुआ जिससे हाइपर टेंशन हो गया। क्या होता है, लेस देन 4 ml पर 24 आवर। 180 लीटर ही होता है, 180 लीटर पर डे होता है, 180 लीटर पर डे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं। 400 ml 24 आवर में। और रास एक्टिवेट होना, जीएफआर जब भी कम होगा तो रास एक्टिवेट होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा तो ओलिगो यूरिया 400 ml पर 24 आवर। और प्रोटीन निकलेगा क्योंकि इसका छेद थोड़ा बड़ा हो गया, तो प्रोटीन जो था, जो नहीं निकल पाता था वो निकल जाएगा। और आरबीसी भी आ गया यूरिन में छट के, तो हीमेचूरिया हो जाएगा। ये बातें याद रखना क्योंकि ये हर जगह आएगा। अब हीमेचूरिया है तो 3 आरबीसी पर एचपीसी 3 सैंपल में, पर एचपीसी मोर देन 3 आरबीसी हर हफ्ते एक वीक पे करेंगे, एक वीक। ठीक है, इस तरह। अब डिस्मॉर्फिक आरबीसी होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया एंड नॉन ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया। ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया है तो डिस्मॉर्फिक। ठीक है, आरबीसी मतलब ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया मतलब ग्लोमेरुलस के कारण हिमेचूरिया है तो डिस्मॉर्फिक। और अगर ग्लोमेरुलस के कारण हिमेचूरिया नहीं है, जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलर हिमेचूरिया है, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। तो आरबीसी निकला वो भी अलग अलग। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में छेद अलग अलग, तो अलग अलग मतलब क्या, डिस्मॉर्फिक में शेप अलग अलग, और आइसोमॉर्फिक में शेप सेम रहता है, बस साइज वाइज अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आ गया पीएसजीएन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या होता है ना, पीडियाट्रिक, ये आपको मतलब याद ही होगा हमेशा कि ये पीएसजीएन बच्चों में होता है, पीडियाट्रिक एज में। तो बच्चों में क्या होता है, स्किन एंड सोर थ्रोट हो जाता है। और ये ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस में बता चुका हूँ मैं अच्छे से, मतलब इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसके बारे में बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा होता है। और बीटा में ग्रुप ए से क्या कार्बोहाइड्रेट सी के बेसिस पे ए से बी तक बांटा जाता है। फिर ग्रुप ए को भी 80 ग्रुप में बांटा जाता है प्रोटीन एम के लिए। ठीक है, फिर डिफ्यूज ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट विथ डब्ल्यूबीसी इन्फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर इन्वॉल्वमेंट हुआ, अब डब्ल्यूबीसी आएगा ही क्योंकि ये इतना सारा कांड हो गया है। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला है तो टाइप 3HR खुद है। टाइम टेकन फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ स्किन टू सोट और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तक पहुंचने में 10 से 14 दिन लग जाता है, याद रखना, ये आगे काम आएगा। 10 से 14 दिन लगते हैं। सोट टू क्लिनिकल फीचर ऑफ GN। बच्चों को कोका कोला पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि यूरिन में ही कोका कोला निकाले, इसलिए हिमेचूरिया जो होता है कोका कोला यूरिन होता है। हाइपरटेंशन होगा ही, हाइपरटेंशन क्यों होगा, आरआस के कारण होगा। ओलिगो यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया भी बता दिए यहाँ पे। और प्रोटीन यूरिया होगा, ये भी बता दिए। तो ये सब बहुत सिंपल सारी चीज़ें हैं जो आपको ऊपर में पढ़ेगी वही आगे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो वही है ना, सब में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही होना है, तो होना क्या है यही सब। अब टाइप 3 बता दिया, डिफ्यूज ग्लोमेरुलर विथ WBC इन्फिल्ट्रेशन। और 4-12-1 4x1 4। ठीक है, 4x3 12, 3 को काट देना, याद रखना। 4 1। और उसके बाद डायग्नोसिस करें तो यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा कलर अजीब है, कोला कलर हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम, आरबीसी कास्ट दिखेगा। आरबीसी कास्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक और लेक्चर उसमें बताऊँगा। और ब्लड है, ब्लड में ये बनेगा एंटीबॉडी। ब्लड में क्या बनेगा, एंटी DNase B एंटीबॉडी एंड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडी, एंटी DNase, ठीक है ना, DNase B एंटीबॉडी एंड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन
स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी लेस देन C3 मतलब सॉरी C3 प्रोटीन एट एक्टिव स्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट हाइपो कॉम्प्लीमेंटेमिया, इसमें क्या हुआ, जो हाइपो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था ये थोड़ा सा कम हो गया कुछ देर के लिए, ठीक है ना। इससे पहले बताया था कि प्रोटीन बढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा था, लेकिन मतलब जो C3 प्रोटीन है वो कम हो जाएगा। अब रीनल बायोप्सी करेंगे तो ये कन्फर्मेटरी होगा, रीनल बायोप्सी है, किडनी का बात है तो उसमें क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, सब इंडोथीलियल मिलेगा, इंट्रा मेम्ब्रेन में मिलेगा, सब इपिथीलियल हम्प्स मिलेगा। स्टारी स्काई अपीयरेंस होगा, ये याद रखना, पहले ही बताया स्टारी स्काई अपीयरेंस ट्रिक्स है। फ्लियाबिटेन किडनी भी हो गया, फ्लियाबिटेन किडनी में क्या होता है, PSGN है ही, वस्कुलाइटिस में भी होगा, वस्कुलाइटिस याद रखना, फ्लियाबिटेन किडनी पढ़ना है वस्कुलाइटिस में, बताऊंगा तब। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा, फिर ल्यूकेमिया में भी होगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में एंड ल्यूकेमिया में, इसमें क्या होगा, सब में फ्लियाबिटेन किडनी होता है। ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट रिकवरी हो जाता है अपने आप, सिम्प्टोमेटिक होता ही है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किस में होता है, पोस्ट इन्फेक्शियस होगा PSGN में। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव आगे है पढ़ना, तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नॉन इन्फेक्शियस, पोस्ट इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस SLE हो गया, और पोस्ट इन्फेक्शियस PSGN हो गया, पोस्ट फॉर PSGN P, ठीक है ना। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट नौ उसके बाद RPGN बर्गडे, रैपिड मतलब तुरंत सिम्टम तुरंत की नहीं, मतलब ऑनसेट ऑफ साइन ऑफ सिम्टम आया RPGN का, और रीनल फेलियर स्टार्ट हो गया। पैथोजेन इसमें क्या, सीवियर ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन और सीवियर ग्लोमेरुलर, रैपिड है ना, तो रैपिड है मतलब सीवियर, रैपिड है तो सीवियर होगा ही। अब लीकेज ऑफ थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, अब इतना ज़्यादा निकल गया तो सारा प्रोटीन निकल जाएगा, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन, अब ये क्या करेगा, जम जाता है जाके, मतलब डिपोजिट हो जाएगा। तो क्या ये दोनों का, ये लोग का क्या काम है, कोएगुलेशन। तो फिब्रिन डिपोजिशन, WBC आ गया, फिब्रिन का आया तो, और पेराइटल सेल है, ठीक है, पेराइटल सेल। ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन से फिब्रिन प्लस फिब्रिन में फंसा WBC, चारों तरफ से पेराइटल सेल, इतना ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह से याद रखो ना कि फिब्रिन भी आ गया, फिब्रिन आया तो WBC आया, पेराइटल सेल भी है, ठीक है। नॉर्मल ये होता है, क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये होता है, ये यहाँ पे देखें क्रिसेंट्रिक फॉर्मेशन हो गया, क्रिसेंट्रिक फॉर्मेशन, इसके कारण, इन तीनों के कारण। अब सब टाइप में एंटी GBM डिजीज में गुड पास्चर सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें पहले अगेंस्ट जाना होगा GBM का, मतलब एंटी GBM डिजीज टाइप 1 में उसके जाना होगा, उसके लिए पोस्चर गुड होना चाहिए, उसके लिए गुड पास्चर सिंड्रोम होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रेट चमकेगा, लीनियर चमकेगा, इसके लिए अगेंस्ट जाके इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन कर दिए तो 3 प्रॉब्लम होगा, अगर अगेंस्ट गए तो, ठीक है, एंटी गए तो ये ठीक है। अब टाइप 2 में अगेंस्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो गया, इसमें डिपोजिशन कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद उसमें क्या हो गया, SLE IgA नेफ्रोपैथी, हेनॉक्सोलिन परप्यूरा, ये भी फस्कुलाइटिस से पढ़ना। तो ग्रैनुलर यहाँ पे हो गया, वहाँ पे क्या था, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यहाँ पे क्या है, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। यहाँ भी प्राइमरी कॉज को ठीक कर दो, प्राइमरी कॉज क्या था, यही मतलब प्राइमरी कॉज था ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन, उसको कॉज ठीक कर दो, लीकेज ऑफ थ्रोम्बिन नहीं होगा, फिर फिब्रिन डिपोजिशन नहीं होगा, WBC इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, फिर पेराइटल सेल नहीं होगा, इस सब के कारण क्रिसेंट नहीं बनेगा, एंटी GBM ये सब नहीं होगा। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं होगा, इम्यून को एंटी GBM में गुड पास्चर सिंड्रोम, उसके कारण क्या होगा, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है, यहाँ तक। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो गया, SLE हो गया, ग्रैनुलर में हो गया, प्राइम पॉसी इम्यून होता है, पॉसी इम्यून, इसमें नो GBM एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इम्यून कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या होता है, अंका पढ़ रहे, C अंका, P अंका, C होता है CWL, इस तरह से क्लैन वार, C4 CW, क्लैन वार याद रखना। तो C अंका फॉर वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, P अंका माइक्रोस्कोपिक पोलराइटिस, दोनों को देखना है वस्कुलाइटिस में। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा,
हिस्ट्री ऑफ रैपिड डिटोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन, अचानक से ख़त्म होने लगा। फिर यूरिन एग्जाम कर दो, ब्लड एग्जाम कर दो, रीनल बायोप्सी कर दो, सिंपल है ये डायग्नोसिस। बर्गर डिजीज़ में क्या होता है, आईजी है। बर्गर एडल्ट को खाना चाहिए, सिंपल सा बात है। बर्गर बच्चों को नहीं खाना चाहिए, तो एडल्ट में होता है। हिस्ट्री ऑफ म्यूकोसल इन्फेक्शन, आप बर्गर खाओगे तो म्यूकोसा को दिक्कत होगा ही। म्यूकोसा का में किसके किसके में से, रेस्पिरेशन, जीआईटी तो फर्स्ट या सेकंड में होना ही था। फिर रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक, ठीक है। फिर आईजीए बढ़ा, ये म्यूकोसल इन्फेक्शन हुआ तो आईजीए आता है सपोर्ट के लिए, फाइट करने के लिए, और वो भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है सेल का, तो उसके लिए भी आ जाता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ डिपोजिशन होगा, अब ये आईजीए आया तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। मेजेंजियम में बनेगा इम्यून कॉम्प्लेक्स, ग्लोमेरुलर इंजरी, ठीक है। पी और 72 आवर लगता है यहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, पीएसजीएन में 10 से 14 दिन, यहाँ पे 72 आवर से भी कम। और ये पीडियाट्रिक में, ये एडल्ट में। सीरम कैल्शियम, सीरम C3 हाइपोकॉन्फिडेंट हो गया था, यहाँ नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर हो गया रिकरेंट हीमेचूरिया, बर्गर बार बार खाओगे, बर्गर बार बार खाओगे तो यही होगा, बर्गर बार बार नहीं खाना चाहिए। और डायग्नोसिस में क्या होगा, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी, ग्रॉसली ज़्यादा, रिकरेंट हीमेचूरिया। डायग्नोसिस रीनल बायोप्सी, मेजेंजियम होता है रीनल बायोप्सी में, और हाइपर सेलुलरिटी होगा, मतलब मेजेंजियल है, ये सब कंडीशन है तो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, यहीं तक था। इसके बाद